सामान्य अपवाद। कब ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि जब अपराध तो कारित हुआ है लेकिन आपराधिक दायित्व से रक्षा हो जाती है, यानी कि कोई क्राइम हुआ लेकिन क्रिमिनल लायबिलिटी से बच गए। इंडियन पीनल कोड का चैप्टर 4 जनरल एक्सेप्शंस उन्हीं परिस्थितियों को एनलिस्ट करता है या सूचीबद्ध करता है जबकि किसी क्रिमिनल एक्ट को अंजाम देने के बावजूद क्रिमिनल लायबिलिटी से बचा जा सकता है, डिफेंसेस अवेल किए जा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋचा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लॉ क्रेजी। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि कब ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं कि हमारे द्वारा किया गया कार्य जरूर अपराध है लेकिन हमारी जो लायबिलिटी है, क्रिमिनल लायबिलिटी, जो एक नॉर्मल कंडीशन में हमारे ऊपर आ जाती है, उसको हम अपने ऊपर से हटा सकते हैं चैप्टर 4 में वर्णित किसी न किसी डिफेंस को लेकर के। तो डिफेंस जो है हम अपनी मर्जी से नहीं लेते। डिफेंस हम तभी लेते हैं जब वाकई हमारा जो केस है वो इस चैप्टर के अंतर्गत कहीं न कहीं फॉल करता है। दोस्तों, चैप्टर 4 जो है वो सेक्शन 76 से लेकर सेक्शन 106 के दरमियान ये बयान करता है कि कौन कौन सी वो विशेष परिस्थितियां होती हैं जब हम क्रिमिनल लायबिलिटी से डिफेंस अवेल कर सकते हैं। डिफेंस का मतलब होता है कि अपनी रक्षा के लिए हम ऐसे उन सेक्शंस का सहारा ले सकते हैं जो चैप्टर 4 में वर्णित है और जो हमें विशेष परिस्थितियों में अलाउ करते हैं कि हम क्रिमिनल लायबिलिटी से बच सकें। डिटेल में जाने से पहले, टेक्निकलिटीज में जाने से पहले मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहती हूँ। मसलन क्राइम क्या होता है, पहले हम क्राइम समझेंगे, उसके बाद हम समझेंगे कि क्राइम से हम डिफेंस कैसे लेते हैं। आई मीन क्रिमिनल लायबिलिटी से जो दायित्व हमारे ऊपर आ जाता है क्राइम को अंजाम देने के बाद, उस लायबिलिटी से क्या हम डिफेंस ले सकते हैं, क्या हम उसे बच सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, क्राइम क्या होता है। क्राइम जो है वो इंडियन पीनल कोड में जो अलग अलग क्राइम्स की परिभाषा दी गई है, पनिशमेंट दी गई है, तो उन क्राइम्स के अंतर्गत हमारे द्वारा किया गया कोई कृत्य अगर उन क्राइम्स में से एक है तब वो कृत्य जो है वो क्राइम कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि कोई एक्ट जिसको कि इंडियन पीनल कोड में डिफाइन नहीं किया गया है एज क्राइम, तो वो क्राइम नहीं है। मतलब इंडियन पीनल कोड के बियॉन्ड कोई कृत्य है जिसकी परिभाषा ही नहीं है, इंडियन पीनल कोड में बताया ही नहीं गया कि ऐसा भी एक क्राइम है, तो वो क्राइम नहीं है। सिर्फ इंडियन पीनल कोड ही नहीं, कुछ और स्पेशल लॉज हैं, कुछ और लोकल लॉज हैं, वो भी कुछ अलग अलग क्राइम्स को डिफाइन करते हैं। मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जिस कृत्य को या जिस एक्ट को कानून अपराध बताता है वही कृत्य अपराध है। उसके बियॉन्ड जाकर के कोई कृत्य आपको कितना ही इमोरल क्यों ना लगे, लेकिन वो क्राइम नहीं है। मतलब हमारा जो सेंस ऑफ परसेप्शन है राइट और रॉन्ग का, वो हमारे देश में विद्यमान जो कानून है उससे बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है, लेकिन क्राइम वही होगा जो लॉ की नजर में क्राइम है। आपकी और हमारी नजर में क्राइम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। जैसे कि एक व्यक्ति है, वो बहुत अच्छा तैराक है और वो एक रिवर के पास से होकर के गुजर रहा है जिस रिवर में एक छोटा बच्चा डूब रहा है। अब चूंकि ये व्यक्ति स्विमर है और अच्छे से तैरना जानता है, तो वो आसानी से पानी में उतर करके उस बच्चे की जान को बचा सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता, वो आगे बढ़ जाता है। उसके आगे बढ़ने की वजह से
वो जो बच्चा है वो अपना दम तोड़ देता है पानी में और मर जाता है। अब आप कहेंगे ये एक्ट तो हाईली इमोरल था, बहुत अनैतिक था, पाप था, लेकिन ये क्राइम नहीं है। क्राइम इसलिए नहीं है क्योंकि क्राइम के कानून में, जो कानून क्राइम को परिभाषित करते हैं, उन्होंने इसे क्राइम नहीं कहा है। उन्होंने ऐसा कोई ऐसे किसी कृत्य को डिफाइन ही नहीं किया, स्ट्रक्चर ही नहीं दिया। हालांकि जो लीगल फ्रैटर्निटी है वो इस मत में है, वो इस ओपिनियन में है कि जो क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस है उसको थोड़ा सा और फैलना चाहिए और इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं उसको भी क्राइम के दायरे में ले लेना चाहिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। क्राइम हमने समझ लिया कि क्या होता है। अब हम ये समझेंगे कि क्राइम कंस्टिट्यूट करने के लिए, क्राइम करने के लिए किन चीजों की आवश्यकता होती है। तो क्राइम करने के लिए सबसे पहले एक व्यक्ति की जरूरत है। अब ये जो व्यक्ति है इसके पास नियत होनी चाहिए अपराध करने की, एक मेंटल एलिमेंट होना चाहिए, क्योंकि कोई भी काम जब हम करते हैं तो वो पहले हम माइंड में डिजाइन करते हैं, उसके बाद हम उसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो जो माइंड का डिजाइन है ना, जब जिसे हम कह सकते हैं कि इंटेंशन को बनाना, इंटेंशन को बिल्ड करना, वो पहले हम माइंड में करते हैं। और अगर हम लॉ की भाषा में बात करें तो इस इंटेंशन बिल्डिंग को हम कहते हैं मेंस रिया। तो मेंस रिया होता है तभी क्राइम होता है, जब दिमाग में हमने बना लिया, इंटेंशन बना लिया, कि आशय बना लिया, गंदी नीयत बना ली कि इस अपराध को कारित करना है, तभी तो अपराध करेंगे। जब मेंस रिया हो गया उसके बाद आता है एक्टस रियस, यानी वो कार्य विशेष जो कि हमने अपराध के रूप में कारित किया। अगर चोरी करनी है तो पहले चोरी का आशय बनाया, तो चोरी का आशय बनाया, वो हो गया चोरी करने का मेंस रिया, मेंटल एलिमेंट। और जब चोरी एक्चुअल में कर दी तो वो हो गया एक्टस रियस। तो अब हम आ जाते हैं अपने डिफेंसेस पार्ट पर। क्राइम समझ लिया, क्राइम करने के लिए किन चीजों की जरूरत है, मेंस रिया और एक्टस रियस, ये भी समझ लिया। अब समझते हैं कि डिफेंस क्या है, एक्सेप्शन क्या है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हमने एग्जीक्यूशन तो कर दिया क्राइम का, लेकिन उसके पीछे की जो वजह थी वो कुछ ऐसी थी जिसने हमें क्रिमिनल लायबिलिटी से एक्सक्यूज कर दिया, या हमारा जो एक्ट है वो जस्टिफाई हो गया और हमें क्रिमिनल लायबिलिटी झेलनी नहीं पड़ी। तो सेक्शन 76 से लेकर सेक्शन 106 ऐसी ही विशेष परिस्थितियों की बातें करता है। तो मैं इस वीडियो में आपको केवल एक ब्रॉड आउटलाइन देना चाहती हूँ। मैं डिटेल में तो नहीं बता पाऊंगी इस वीडियो में, क्योंकि उतने लॉन्ग वीडियोस मैं नहीं बनाना चाहती हूँ। मैं एक वीडियो सीरीज करूंगी और सीरियली मैं एक के बाद एक उन मैटर्स को आपको समझाऊंगी कि कब कब आप डिफेंसेस ले सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे देती हूँ कि डिफेंसेस किस तरह से लिए जाते हैं। और मैं बताऊं इससे पहले एक और चीज मैं जो आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ वो ये है कि देखिए, इवन अगर आपका जो केस है वो सेक्शन 76 से लेकर सेक्शन 106 के बीच में कहीं फॉल करता है, मतलब आप एलिजिबल हैं डिफेंस को लेने के लिए, तब भी आप ये मत सोचिएगा कि आपको डिफेंस ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। जी नहीं, जो प्रोसिक्यूशन है वो ये प्रिज्यूम करके लॉ ये प्रिज्यूम करके चलेगा और प्रोसिक्यूशन आपसे उसी तरह डील करेगा जैसे वो किसी साधारण अपराधी के साथ एक्यूज के साथ डील करता है। वो ये मानकर चलेगा कि आपने वो क्राइम किया है, और लॉ भी, कोर्ट भी यही प्रिज्यूम करके चलेगा कि आपने वो क्राइम किया है और पूरी नीयत से किया है, जानकर, बूझकर, समझकर किया है और आपका आपराधिक आशय था। अब ये प्रूव आपको करना है, डिफेंस आपको चाहिए, आपको ये प्रूव करना है कि नहीं,
मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं था। क्राइम जरूर हुआ है, लेकिन क्राइम को करने का मेरा इंटेंशन नहीं था। तो चैप्टर 4 ऐसे ही केसेस के बारे में बात करता है जहां पर मेंस रिया नहीं है, कहीं ना कहीं मेंटल एलिमेंट एब्सेंट है। अलग अलग रीजन से क्राइम कर देता है व्यक्ति, लेकिन उसकी नीयत नहीं होती है क्राइम करने की। तो उन केसेस में कानून उसे डिफेंस प्रोवाइड करता है, उसे एलिजिबिलिटी देता है कि वो डिफेंस को अवेल कर सके, लेकिन प्रूव उसे ही करना पड़ेगा, उसकी पार्टी को प्रूव करना पड़ेगा। समझते हैं, देखिए ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने रखती हूँ जिससे आप समझ पाएंगे कि डिफेंस कब कब ले सकते हैं। जैसे कि अगर आपने कोई अपराध कर दिया अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट, तथ्य की भूल के कारण आपने कोई अपराध कर दिया। दो तरह की भूलें होती है, एक होती है मिस्टेक ऑफ फैक्ट और एक होती है मिस्टेक ऑफ लॉ। तो इस चैप्टर में यानी चैप्टर 4 में जो डिफेंस मिलेगा आपको वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट के लिए मिलेगा, मिस्टेक ऑफ लॉ के लिए नहीं मिलेगा। मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या हो गया? तथ्यगत भूल। जैसे कि एक मरीज है, उसकी दवा देनी है आपको उस मरीज को दवा देनी है, तो आपने सही जानकर उसे गलत दवा दे दी। मतलब आपने जो दवा उसे दी वो आपकी जानकारी में आपके हिसाब से सही दवा थी, लेकिन असल में वो दवा थी गलत, जिससे जो रोगी था, जो पेशेंट था, वो बीमार हो गया या वो मर गया। तो ऐसे केस में ये हो गई आपकी तथ्यगत भूल, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। दूसरी तरफ मिस्टेक ऑफ लॉ क्या है? मिस्टेक ऑफ लॉ का मतलब है कि आपने किसी के घर से कोई सामान उठाकर अपनी जेब में रख लिया और बाद में जब आप पकड़े गए तो आपने कहा कि अरे किसी का सामान उठाकर रख लेना कोई अपराध होता है, चोरी होती है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। तो इसीलिए जब मुझे पता ही नहीं था तो मेरे ऊपर कोई लायबिलिटी भी नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गई मिस्टेक ऑफ लॉ। तो पहले केस में आप डिफेंस अवेल कर सकते हैं, आप डिफेंस की मांग कर सकते हैं, लेकिन दूसरे केस में नहीं कर सकते। अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट है तब तो आप डिफेंस मांग सकते हैं, लेकिन अगर डिफेंस ऑफ लॉ है, अगर आपको कानून की जानकारी नहीं है, तब आपको कोई डिफेंस नहीं मिलेगी। क्योंकि अगर मिस्टेक ऑफ लॉ में डिफेंस दिया जाने लगा तब तो कोई भी क्रिमिनल लायबिलिटी स्वीकार ही नहीं करेगा। सब यही कहेंगे कि हमें पता ही नहीं था कि कानून क्या है या कानून किसे अपराध मानता है। तो यहाँ पर पहला केस मैंने आपको बताया कि जहां पर फैक्ट की मिस्टेक है और उसके तहत आपसे कोई अपराध हो गया तो वो क्षम्य है, वहां पर आप डिफेंस ले सकते हैं। इसके अलावा कोई जुडिशियल एक्ट है, किसी जज ने अपने ज्यूरिसडिक्शन में, अपने अधिकार क्षेत्र में रहते हुए कोई पावर का एब्यूज कर दिया, जाने में या अनजाने में, तो वहां पर उस जज को क्रिमिनल लायबिलिटी से डिफेंस मिलता है। इसी तरह से अगर किसी कोर्ट के डिसीजन को एग्जीक्यूट करने के चक्कर में किसी व्यक्ति विशेष ने कोई क्राइम कर दिया, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी कर दी, इस इनोसेंस में, इस भोलेपन में कि जिस कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है वो कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर ही उस कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है, ऐसा भोलेपन में, इनोसेंस में उसने समझकर उस कार्य को एग्जीक्यूट कर दिया। तो न सिर्फ वो कोर्ट बल्कि वो व्यक्ति भी किसी भी तरह की क्रिमिनल लायबिलिटी से बच जाता है। और आगे देखें तो और डिफरेंट केसेस होते हैं, जैसे कि इंटॉक्सिकेशन यानी नशा। अगर आप नशे में हैं और नशे में आपने कोई अपराध कारित कर दिया तो भी आप डिफेंस अवेल कर सकते हैं, लेकिन शर्त यहाँ पर यह है कि वो इंटॉक्सिकेशन आपका अपने द्वारा किया गया नहीं होना चाहिए। किसी दूसरे व्यक्ति ने आपको जबरदस्ती, आपकी मर्जी के बिना या आपके नॉलेज के बिना आपको कोई नशीला पदार्थ खिला दिया और उस नशे की हालत में आपने कोई क्राइम कर दिया तो वहां आपको डिफेंस मिल जाएगा। इसके अलावा अगर एक्सीडेंट होता है,
एक्सीडेंट या दुर्घटना कभी भी हो सकती है। तो ऐसे में ये देखा जाएगा कि आपने प्रॉपर कॉशन फॉलो किया कि नहीं। अगर किया है तो दुर्घटना एक दुर्भाग्य के सिवा कुछ नहीं है, वहां पर आप क्रिमिनल लायबिलिटी से बच जाएंगे। लेकिन अगर आपने बिल्कुल केयरलेसली अपना काम किया है और इस तरह से किया है कि एक्सीडेंट तो होना ही था इतनी लापरवाही में, तो वहां पर आप एक्सीडेंट का डिफेंस प्लीड नहीं कर सकते। इसके अलावा एक केस होता है कंसेंट का, सहमति। आपने कुश्ती लड़ने का फैसला लिया और वहां पर आपको सीरियस इंजरीज हो सकती हैं, यहां तक कि आपकी जान भी जा सकती है। ये सब जानते हुए आपने उस खेल को खेला, कुश्ती लड़ी, तो बाद में आप ये नहीं कह सकते कि ये तो क्राइम हो गया। अगर जान चली गई तो आपके परिवार वाले ये नहीं प्लीड करेंगे कि जान चली गई। अगर आप मेजर हैं और आपने कंसेंट दी थी तो फिर जान भी चली जाए तो वहां पर क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं होती है। लेकिन हाँ, उसमें कुछ शर्तें हैं कि ये जो खेल खेला जा रहा है या कोई भी इस तरह की एक्टिविटी की जा रही है वो इलीगल नहीं होनी चाहिए। प्लस उसमें मोटिव ये नहीं होना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति की जान ली जाए। अगर ये दोनों बातें नहीं है तो फिर वहां पर कंसेंट जो है वो क्रिमिनल लायबिलिटी को नलीफाई कर देती है। इसके अलावा देखिए, जो बच्चे हैं, जो माइनर्स हैं, उनको भी अलग अलग एज ग्रुप्स में बांटा गया और किस एज ग्रुप के साथ किस तरह का बिहेवियर किया जाता है, किस तरह का ट्रीटमेंट किया जाता है, वो मैं आपको आगे की वीडियोस में क्लियर करूंगी। इसके अलावा एक ऐसी भी परिस्थिति होती है कि जहां पर आप जानते तो हैं कि आपके द्वारा किया गया कार्य क्राइम है, लेकिन एक बड़े नुकसान को बचाने के लिए आप एक छोटा नुकसान कर देते हैं, तो वहां पर भी आपको क्रिमिनल लायबिलिटी से डिफेंस मिल जाती है। जैसे कि आप एक शिप के कैप्टन हैं और सामने से एक बहुत बड़ा दूसरा जहाज आ रहा है और आपके पास बहुत कम टाइम है अपना रास्ता डाइवर्ट करने के लिए, या आपको समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप दूसरी तरफ डाइवर्ट करते हैं तो आप देखते हैं वहां से भी एक बोट आ रही है, लेकिन उस बोट में कम लोग हैं और जो वो जहाज है उसमें बहुत ज्यादा लोग हैं। तो अब आप डाइवर्ट तो आपको करना ही है, लेकिन अगर आप शिप की तरफ ले जाते हैं, जो जहाज आ रहा है उस तरफ अपनी शिप को ले जाते हैं, तो बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। और अगर आप डाइवर्ट करके उस छोटी बोट की तरफ अपने शिप को डाइवर्ट कर देते हैं तो कम लोग मारे जाएंगे। तो ऐसी मजबूरी में, वैसे अगर कम लोगों की भी जान जाती है तो वो भी क्राइम है, लेकिन इस वस्तु स्थिति में, इस सर्कमस्टेंस में वही शायद बेस्ट डिसीजन है। तो यहाँ पर भी आपकी क्रिमिनल लायबिलिटी डिमिनिश हो जाएगी, कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी। एक और एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ यहाँ पर। जैसे एक बस्ती है और उस बस्ती में बहुत सारी झोपड़ियां हैं जो एक लाइन से हैं और जुड़ी हुई हैं। तो इन झोपड़ियों के एक सिरे में आग लग जाती है और ये आग धीरे 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 पूरी झोपड़ियों में फैल रही है। आपने क्या किया, आप गए और आपने बीच में से एक झोपड़पट्टी गिरा दी ताकि आग जो फैलने का सिलसिला है वो रुक जाए। अब साधारणतया नॉर्मली अगर आपने ये काम किया होता, किसी की प्रॉपर्टी को खत्म किया होता, तो आपके ऊपर एक क्रिमिनल केस फाइल होता। यहाँ भी होगा, लेकिन आप यहाँ पर डिफेंस प्लीड करेंगे कि नहीं, मैंने एक बड़े नुकसान को बचाने के लिए एक छोटा नुकसान किया। तो यहाँ पर आप क्रिमिनल लायबिलिटी से डिफेंस पा सकते हैं। एक और परिस्थिति होती है सेल्फ डिफेंस की, आत्मरक्षा की। जब सामने आपके बहुत इमिनेंट डेंजर हो, बहुत ज्यादा खतरा हो, इतना खतरा कि अब एक सेकंड की भी देरी अफोर्ड नहीं करी जा सकती। ऐसी परिस्थिति आ गई है कि अब सिवाय वार करने के आपके पास कोई चारा नहीं है। अगर आपके पास थोड़ा भी समय है कि आप इधर उधर भाग सकते हैं, तब आप सेल्फ डिफेंस प्लीड नहीं करेंगे। जब ऐसी परिस्थिति हो जाए आपकी कि एकदम अब कोई चारा नहीं है, अब एकदम इमिनेंट डेंजर है, आप तो जान से ही जाएंगे अगर वार नहीं किया, तो उस केस में आप सेल्फ डिफेंस का जो एक्सेप्शन है उसको प्लीड कर सकते हैं। तो यहाँ तो मैंने आपको जनरली आउटलाइन बता दिया। अब मैं धीरे धीरे इन केसेस को, इन
सर्कमस्टांसेस को मैं धीरे धीरे ले आउट करूंगी आपके सामने कि कब किस सेक्शन में क्या बात कही गई है, कौन से डिफेंस को पर्टिकुलरली मैं बताऊंगी आपको, और आपको समझ में आएगा। आई थिंक इस वीडियो में आपको एक खाका समझ में आ गया कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। आई होप आपको इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज में शेयर कीजिए। जो इस तरह के कंटेंट सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, प्लीज इस कंटेंट को आप एडवर्टाइज करिए अपने लेवल पर और मेरी हेल्प कीजिए मेरे चैनल को आगे लेकर जाने में। थैंक यू पेशेंटली इस वीडियो को पूरा सुनने के लिए। तो आगे भी मैं इसी तरह के और वीडियोस लाती रहूंगी जो इंटरेस्टिंग हो, आपकी क्यूरियोसिटी को जगाएं और आपको एंटरटेन भी करें। थैंक यू एंड बाय बाय।